नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी आज बढ़ते मध्य प्रदेश की और उसमें होने वाले निवेश की। जी हाँ, इंदौर के बाहर पहली बार इन्वेस्टर समिट उज्जैन में होने जा रही है। यह समिट बेहद ही खास होगी क्योंकि इसमें एमओयू की संख्या बढ़ाने की वजह निवेश प्रस्ताव को धरातल पर लागू करने का फोकस है। दरअसल मोहन सरकार औद्योगिक निवेश की नीति में बदलाव ला रही है। ऐसे में सवाल यही कि क्या मध्य प्रदेश में निवेश क्रांति की शुरुआत होने जा रही है और क्या मोहन सरकार के दमदार फैसले से बम्पर रोजगार के अवसर मिलने वाले हैं। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। उज्जैन समिट के लिए बदली नीति, अब एमओयू नहीं सीधे निवेश की रणनीति। मोहन सरकार में औद्योगिक निवेश पर फोकस किया जा रहा है, लिहाजा अब सरकार औद्योगिक निवेश के प्रति नीति भी बदलने जा रही है। इंदौर के बाहर पहली बार इन्वेस्टर समिट उज्जैन में 1-2 मार्च को होगी। इसमें मोहन सरकार का फोकस एमओयू संख्या बढ़ाने पर नहीं बल्कि औपचारिकताएं पूरी कर निवेश प्रस्ताव को धरातल पर लाने का होगा, ताकि जल्द से जल्द प्रस्ताव को धरातल पर उतारकर काम शुरू किया जा सके। समिट में ही लैंड अप्रूवल, सीसीआईपी अप्रूवल जैसी चीजें फाइनल करने की कोशिश होगी। संभव हुआ तो कई प्रोजेक्ट का वर्चुअल भूमि पूजन भी वही कर दिया जाएगा। बात का आनंद है कि हमारी अपनी 1 और 2 तारीख की इन्वेस्टर मीट होने वाली है, जिसमें उज्जैन के अलावा कई सारे जिलों के जैसे इंदौर या भोपाल अलग अलग क्षेत्रों के उद्योग के लिए लोकार्पण भूमि पूजन का तारीख भी हम तय कर रहे हैं और अलग अलग उद्योगपतियों को यहाँ के प्रस्ताव ऑफर भी मिल रहे हैं, हम फाइनल कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि इन्वेस्टर समिट के आधार पर ये पूरे प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है। कार्यक्रम के पीछे भाव ये है कि केवल एमओयू नहीं करेंगे, उस पर मौके पे उसका आकार साकार लेता दिखाई देगा, या तो लोकार्पण होगा या भूमि पूजन होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे उद्योग व्यापार व्यवसाय के माध्यम से प्रदेश की छवि और अच्छी बने। इस समिट में पड़ोसी राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के निवेशक भी आएंगे, लेकिन औद्योगिक निवेश पर मोहन सरकार की नीति कांग्रेस को रास नहीं आ रही। वो उज्जैन समिट के जरिए बीजेपी पर निशाना साध रही है। उज्जैन शहर को नॉलेज सिटी बनाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सामने था। ये जो है विक्रमादित्य की नगरी है और इसको नॉलेज सिटी के रूप में हिंदुस्तान में डेवलप करने की जो है चेष्टा कांग्रेस की सरकार ने की थी। उसका क्या हुआ है? पूरी की पूरी योजना पी गए बीजेपी के लोग। ये इन्वेस्टर मीट है, इनसे क्या होने वाला है? घोषणा करें कि कौन कौन यूनिट कहां पर लगेगी और कितने पैसे का इन्वेस्टमेंट होगा। कांग्रेस विपक्ष का धर्म निभा रही है, लेकिन इस इन्वेस्टर समिट में एमओयू का अंबार नहीं लगेगा, सीधे ही निवेश होगा। दरअसल बदली हुई इस नीति के पीछे की एक वजह ये भी बताई जा रही है कि इंदौर समिट के निवेश का अब तक ठोस फॉलोअप नहीं मिला। 2023 में हुए इंदौर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 15.42 लाख करोड़ निवेश और 29,000 नौकरियों की बात तो हुई। हालांकि 1 साल बाद भी औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग समिट के निवेश पर हुई प्रगति की रिपोर्ट नहीं जुटा सका। खैर, इस बदली हुई नीति से इतना तो तय है कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ सकता है। इससे प्रदेश के विकास की चमक और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है संदीप जी आपका। और आपने हमने 1 दर्जन से ज़्यादा इन्वेस्टर मीट या अलग अलग नाम से, कि चाहे वो मैग्निफिसेंट एमपी हो, इन्वेस्टर समिट कह दें, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट कह दें उसको, या जिस भी नाम से पुकार ले, एमओयू बड़ी संख्या में होते देखे थे। और अगर इन सबको धरातल पर उतार लिया जाए या इनका कैलकुलेशन करा लिया जाए तो अकेले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे दुनिया की, तो शायद मध्य प्रदेश भी बन चुका होता। लेकिन ऐसा धरातल पर हुआ नहीं, केवल कागजों में होता हमने देखा। लेकिन अब जो ये फैसला लिया नई सरकार ने कि हमको एमओयू नहीं करना है, हमको वो उस पर फोकस करना है कि अगर आपने कोई रुचि दिखाई है तो आप सबसे पहले या तो शिलान्यास कर दीजिए या अगले दिन से काम शुरू कर दीजिए। तो ये कितना कारगर साबित हो सकता है?
देखिए मनोज जी, हम उम्मीद तो कर सकते हैं सकारात्मक कि बिल्कुल सरकार ने पहल की है, सरकार कह रही है कि काम करना होगा। हमने पुरानी इन्वेस्टर समिट में भी ये सारी चीजें देखी हैं। बिल्कुल ये सब कुछ निर्भर करता है सरकार की इच्छा शक्ति, दूसरा उद्योग जो आ रहा है उसकी संतुष्टि, हम उसे क्या दे रहे हैं, हम क्या उसे सुविधाएं पूरी दे पा रहे हैं, उसे संतुष्ट कर पा रहे हैं, और उसे हम मेन पावर भी उपलब्ध करा पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या मनोज जी ये आती है कि उद्योगपति जो आता है वो उत्साह में आपसे एमओयू तो कर लेता है। बात महत्वपूर्ण यह है कि जिन लोगों ने एमओयू किए हैं, क्या दोबारा वो एमओयू कर पाएंगे? क्या सरकार ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं करती है जो एमओयू करके तो चले जाते हैं मगर उद्योग नहीं लगाते? प्रदेश की जनता में एक भरोसा पैदा होता है कि हमारे इलाके में उद्योग लगने वाला है, लेकिन वो अंत में उद्योग नहीं लगता। तो मेरा अपना ये मानना है कि सरकार को ये तो ठीक है कि हम काम करने की बात करेंगे, एमओयू नहीं करेंगे। जिन लोगों ने पहले एमओयू किए हैं उनका क्या नजरिया रहा, उन्होंने आखिर क्यों आने में रुचि नहीं ली, और दोबारा क्या वो एमओयू करने तैयार हो रहे हैं, उद्योग लगाने का वादा कर रहे हैं? मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि नई सरकार है, नए मुख्यमंत्री हैं, सरकार बीजेपी की है लेकिन बहुसंख्यक मंत्री नए हैं, मुख्यमंत्री नए हैं। उनकी इच्छा शक्ति अगर ये होगी, मुझे लगता है कि पूरी ईमानदारी से अगर सरकार और प्रशासनिक मशीनरी काम करेगी तो वाकई में उद्योगपतियों को या जो निवेश की बात करेंगे उन्हें निवेश मध्य प्रदेश में आके करना होगा, और अगर वो नहीं करते हैं तो उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की भी एक व्यवस्था होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जी। तो ब्रजेश जी, बिल्कुल जो संदीप जी ने सवाल उठाया, और हमने देखा ऐसा हुआ, इंदौर की हम बात करें, भोपाल की बात करें, कि कई उद्योगपतियों ने ज़मीनें ली थी एमओयू के नाम पर और बड़े बड़े आश्वासन दिए थे, लेकिन वो जब पूरे नहीं हुए तो उनसे ज़मीन वापसी लेने की कुछ से प्रक्रिया पूरी भी हुई है और कुछ से चल भी रही है। लेकिन इसके साथ ही अब चूंकि एक नई पहल है तो इंतजार करना चाहिए क्या कुछ निर्णय निकलता है। लेकिन इससे जुड़ी एक और चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर पॉलिसी जो है, मान लीजिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्रियों ने कह दिया कि वो ये चाहते हैं ऐसा हो, लेकिन हम देखते हैं कि अफसर कई बार कागजों पे गुमराह कर देते हैं। वो कई सारे उद्योगपतियों से चर्चा कर लेते हैं, होता ये है कि एक टूरिस्ट के नाते वो आते हैं, 2-3 दिन घूमते फिरते हैं, खाते पीते चले जाते हैं और एक आश्वासन हो जाता है कि हम एमओयू करेंगे। हमने ऐसे भी एमओयू देखे हैं कि जो मुझे अच्छे से याद है कि खाड़ी देश के अरब शेख का एक प्रतिनिधिमंडल आता है और वो एक एमओयू करता है कि वो इंदौर के जो सेव हैं, नमकीन है, उसके लिए वो एमओयू कर लेते हैं। अब ये तब किसी ने पूछा कि खाड़ी में अरब के जो लोग हैं उनका नमकीन से तो कोई लेना देना नहीं, ना तो वो बिरयानी पर उसको डाल के खाएंगे मालवा के लोगों की तरह। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे एमओयू भी किस काम के। और दूसरा ये कि जो अफसर ये एमओयू तैयार करवाते हैं तो उनकी भी एक जवाबदेही तय हो कि उसको धरातल पे कैसे उतारा जाए, क्योंकि वही अफसर सरकार का चेहरा होते हैं, पॉलिसी वही बनाते हैं, उन्हीं के ऊपर पूरा एक डिपेंड करता है सब कुछ। और एक ये भी कर दिया जाए साथ साथ कि कम से कम 3 साल के लिए उनका कर दिया जाए कि पोस्टिंग एक जगह पर, ताकि कम से कम जो मिनिमम समय, मान लीजिए कोई भी उद्योग धरातल पर आप लाएंगे ज़मीन पर तो 1-1.5 साल का वक्त लगता ही लगता है, क्योंकि आपने सारी फॉर्मेलिटी पूरी भले कर दी है, लेकिन अगर उसके लिए ज़मीन तलाशना है, उसको डेवलप करना है, उस पर बिल्डिंग बनाना है, उसमें मशीनरी लगाना है, तो इतना वक्त तो लगता ही है। देखिए मनोज जी, कभी भी कोई भी एक पॉलिसी बनती है तो उसमें सुधार की गुंजाइशें रहती हैं। यदि एमओयू हो रहे थे पहले तो उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियां तो रही होंगी कि सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है कि हम अब एमओयू नहीं करेंगे बल्कि धरातल पर उसी मौके पर डिसाइड करेंगे कि फला जगह उद्योग लगेगा। तो निश्चित तौर पर उन्होंने जो अपना भूमि बैंक जो बनाया होगा एक, वो उसके साथ में होगा, क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं, क्लस्टर बना रहे होंगे, उस हिसाब से उन्होंने जगह और वो पूरे विभागों ने एक पूरा अपना एक खाका तैयार कर रखा होगा कि हम किस उद्योग को कितनी ज़मीन है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि 1000 उद्योगपतियों ने संपर्क किया है, तो उद्योगपतियों ने संपर्क किया तो निश्चित तौर पर जो संपर्क करने वालों ने ये भी कहा होगा ना कौन सा उद्योग लगाने वाले हैं, तो उसके अनुसार यदि विभाग ने तैयारी की होगी तो मुझे नहीं लगता है कि जो कह रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री कि हम वहीं पे उसका लोकार्पण करा देंगे या पूरा अमलीजामा किस तरह से शुरुआत होगी, कैसे होगी, वहीं पे डिसाइड कर लेंगे, एमओयू नहीं करेंगे। तो निश्चित तौर पर एमओयू के कारण जो एक तरह से सरकारों की, पिछली सरकार की जो बदनामियां हुई हैं कि इतने एमओयू कर लिए आपने लेकिन धरातल पर नहीं उतरे, जो जिक्र आप भी कर रहे थे, वैसे ही विपक्ष भी लगातार आरोप लगाता रहा। हालांकि उसी कांग्रेस सरकार भी हमने देखा था, उन्होंने मैग्निफिसेंट एमपी नाम करके कर दिया था। देखिए मनोज जी, 2 तरह के उद्योगों की बात होती है। एक हम बात करते हैं कि टाटा, अंबानी और बिरला आ जाएं और बड़े उद्योग लगाएं, हजारों लोगों को रोजगार दे दें,
करोड़ों अरबों रुपए का एक खर्चा करें मध्य प्रदेश में आकर, उनको उस हिसाब से ज़मीन चाहिए पड़ती है, उस हिसाब से उन्हें अनुमतियां चाहिए पड़ती हैं, तो मुझे लगता है उसमें ज़्यादा परेशानियां आती होंगी। जो छोटे छोटे उद्योगों की बात कर रहे हैं कि गुजरात से कोई आएगा, उत्तर प्रदेश से आएगा, महाराष्ट्र से आएगा, छोटे छोटे उद्योग लगाएंगे, तो छोटे छोटे उद्योग भी यदि भारी संख्या में लगते हैं तो वो भी एक बड़ा रोजगार देने का साधन बन सकते हैं, और उसमें उस तरह की परेशानियां नहीं आएंगी जिस तरह की परेशानियां हम देखते हैं कि बड़े उद्योगों में आती हैं, कि उनको बड़ी जमीन चाहिए, उन्हें बड़ी सब्सिडी चाहिए, या फिर उनकी वो अलग होती है। छोटे उद्योग आसानी से लग जाते हैं, तो मुझे लगता है ये वाला जो प्रयोग है वो निश्चित तौर पर सफल हो सकता है, क्योंकि छोटे छोटे उद्योगों की बात हो रही है, और जो छोटे उद्योग लगाने वाले आते हैं वो उनकी मंशा भी ज़्यादा लाभ कमाने की नहीं होती है, एक रोजगार देने की होती है, एक हम कोई उद्योग स्थापित कर लें, और सरकार जब वो सहयोग करती है तो निश्चित तौर पर इस तरह के उद्योगों से एक तरह की नई एक जमीन तैयार होगी। मध्य प्रदेश में एक नए उद्योगों की बाढ़ सी आ सकती है। ये प्रयोग है, निश्चित तौर पर सफल होगा। जो आपने कहा कि अधिकारियों को 3 साल तक का नियम बाकायदा है कि किसी भी विभाग में किसी भी जगह पे, चाहे वो एसपी हो, कलेक्टर हो, उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं कि 3 साल तक की उसकी पोस्टिंग होना चाहिए। लेकिन मैं उसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं मनोज जी, कि इसके बेहतर ये करें कि चाहे तो विभागों का एक क्लस्टर बना दें, चाहे क्षेत्र वाइज एक क्लस्टर बना दें कि भाई ये उद्योग इस क्षेत्र में लगने वाले हैं, सिंगल विंडो सिस्टम आपने कर ही इस क्षेत्र में नहीं, उसके लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम बना दें कि भाई मॉनिटरिंग करे कि कोई आया था, हमसे उद्योग की वादा करके चला गया, हमने उसको जमीन देने का वादा कर लिया, बाकी की फॉर्मेलिटी कितने दिन में होंगी और क्यों नहीं हो रही, उससे संपर्क में रहे, कोई कमियां हैं, कोई दिक्कतें हैं तो उसको दूर करते हुए उसमें बढ़ावा देने की कोशिश। ये नहीं कि उज्जैन में कोई समिट हुई है, हमने छोटी समिट कर ली है, उज्जैन में समिट करने के बाद अधिकारी कि इतने लोगों ने हमको, इतने उद्योगपतियों ने, इतने लोगों ने हमसे संपर्क किया, 1000 में 500 भी धरातल पर उतरे हैं, 1000 की बात नहीं है, 100 भी धरातल पर उतरे हैं। यदि 100 से भी आपका हो रहा है तो लगातार उनको फॉलोअप करने की जरूरत है, ताकि वो एक जमीन पर उतर सके, सिर्फ कागजों में ना रह सके, जो कि पिछली बार से आप पर आरोप लगते रहे। तो मुझे लगता है जो पिछली गलतियां हुई हैं या जो चूक हुई हैं उसी को ध्यान में रखते हुए एक नए तरह का एक एमओयू करने को जा रहे हैं। मतलब एमओयू नहीं करेंगे, मौके पर ही सब कुछ कर देंगे, तो मुझे लगता है और जो होगा वो कम से कम वास्तविक हो, कागज पे ना हो। बिल्कुल। तो एक और चीज़ है संदीप जी कि इसमें एक फोकस किया है कि धार्मिक और हेरिटेज पे, तो हम देख रहे हैं कि टाइगर स्टेट है मध्य प्रदेश, लेकिन जो विदेशी टूरिस्ट आगरा आता है वो बगल में शिवपुर चीता देखने नहीं जा रहा है, जो टूरिस्ट खजुराहो आता है वो पन्ना टाइगर रिजर्व में नहीं जा रहा है, या हम देख रहे हैं कि जो उज्जैन आ रहा है वो ओंकारेश्वर नहीं जा पा रहा है। तो ये भी एक व्यवस्था इसमें की जा रही है और हेरिटेज के साथ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उज्जैन के बाद हमने देखा है कि जहाँ पहले 50-60 हज़ार लोग प्रतिदिन आते थे वहाँ लाखों में संख्या पहुँच गई है, और जो विशेष पर्व होते हैं वहाँ उसकी संख्या 20-30 लाख तक जा रही है। तो एक तो ये डेवलप कर रहे हैं तो एक अच्छी चीज़ है, और उससे आसपास जो कनेक्टिंग एरिया है उसको अगर जोड़ दिया जाए तो आपको नहीं लगता इस पूरी नीति में इस पर भी ध्यान दिया जाए? क्योंकि जो ब्रजेश जी ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा इंडस्ट्री ला, अगर आप कोई होटल ला रहे हैं, आप हेरिटेज से जुड़ी कोई पॉलिसी ला रहे हैं कि अगर उज्जैन आया टूरिस्ट है वो मांडू भी चला जाए, अगर वो बुरहानपुर चले जाए असीरगढ़ का किला, खूनी भंडारा देखने, वो उज्जैन के साथ साथ देवास घूम ले या आसपास का इलाका घूम ले, तो एक नई परंपरा भी विकसित होगी और टूरिस्ट के नए दरवाजे खुलेंगे और इंडस्ट्री को भी एक लाभ मिलेगा। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज जी। मेरा अपना ये मानना है कि उज्जैन की जो बात है कि उदाहरण बन रहा है वो धार्मिक स्थल है, तो 2 तरीके से लोग वहां आते हैं, तो पर्यटन करने आने लगे और धर्म के लिए तो आते ही थे। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में एक चीज टूरिज्म में मुझे व्यक्तिगत तौर पर जो कमी नजर आती है, हमारे यहाँ टूरिस्ट सर्किट पर जोर नहीं दिया गया। बिल्कुल। क्या हमने उज्जैन से ओंकारेश्वर और दीगर ज्योतिर्लिंगों को जोड़ते हुए कोई सर्किट बनाया? हमने कोई एक ऐसा प्लान दिया ट्रेवल एजेंट को या ट्रेवल एजेंसीज को? टूरिज्म डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है, मैं इससे सहमत हूं, असहमत नहीं हूं मैं इससे, लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट को एक लिंक करने की कोशिश करनी चाहिए। उज्जैन में कोई टूरिस्ट डिपार्टमेंट की कोशिश से पर्यटक नहीं आ रहे हैं, वहां पर्यटक स्वेच्छा से आ रहे हैं। आस्था। क्या टूरिज्म डिपार्टमेंट ऐसी कोई पहल करता है कि टूरिस्ट आए? आप एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि खजुराहो में फेस्टिवल चल रहा है अभी, आप पता कर लीजिए कितने दर्शक आते हैं वहां। बिल्कुल। हमारे यहाँ बेसिक दिक्कत यह है कि प्रचार पर तो ध्यान चला जाता है टूरिज्म डिपार्टमेंट का, लेकिन पर्यटकों को कैसे लुभाया जाए, लोगों तक मध्य प्रदेश की जानकारी कैसे भेजी जाए? कोई व्यक्ति चित्रकूट आता है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वो ओरछा भी जाए, अगर वो उज्जैन आता है तो कोशिश होनी चाहिए ओंकारेश्वर भी जाए। इस तरह की सर्किट और ट्रेवल एजेंट से एक समन्वय के जरिए जब तक कोशिश नहीं होगी तब तक आप टूरिस्ट इंडस्ट्रीज को मजबूत नहीं कर सकेंगे।
मुझे ये लगता है कि इस दिशा में भी ब्रजेश जी ने अच्छा कहा कि छोटे छोटे एमओयू हैं, छोटे उद्योग आए तो विकास और रोजगार दोनों मिलता है। लेकिन मध्य प्रदेश में हेरिटेज बहुत है, धार्मिक स्थल बहुत हैं, बशर्ते उनको एक योजनाबद्ध तरीके से एक सर्किट बना के, पर्यटकों को लुभा के, उनके बारे में बता के। मैं आपसे ये कहता हूं कि ओरछा अयोध्या के बाद एक ऐसी जगह है जहां राम राजा के तौर पे पूजे जाते हैं, लेकिन देश के लोग कितना जानते हैं, तो वो प्रचार की भी आज जरूरत है, मेरा मानना है। तो ये जो पिछली सरकार ने घोषणा की थी, मैहर की बात कर लें, सलकनपुर की बात कर लें, ओरछा की, तो जो आप कह रहे हैं कि इसको एक टूरिस्ट सर्किट बना दे, और दुनिया में जो सबसे बड़ा पूजनीय स्थान है बौद्धों का, सांची, वो हमारे पास है। पूरी दुनिया के बौद्ध टूरिस्ट लोग आते हैं, लेकिन हमने देखा वो सांची से चले जाते हैं, लेकिन वो भोपाल नहीं जाते हैं, वो आसपास के इलाके में नहीं जाते हैं। तो उसके लिए भी एक डेवलपमेंट या कोई एक प्लान बनाना चाहिए सरकार को, या उससे जुड़े लोग, कि उससे जुड़ी इंडस्ट्री वहाँ आ जाए कम से कम। देखिए मनोज जी, मैं ये मानता हूं कि किसी भी राज्य में अगर पर्यटन उद्योग को आपको विकसित करना है तो आपको उन स्थानों का बेहतर तरीके से प्रचार ही नहीं, वहां की सुविधाओं को भी लोगों को बताना पड़ेगा। आप देखिए आज राजस्थान का पर्यटन कहां से कहां पहुंच गया। हम लोग राजस्थान से कम समृद्ध नहीं है, बिल्कुल, लेकिन हमारे यहाँ वो गतिविधियां जो पर्यटकों को लुभाएं या पर्यटक को आकर्षित करें। मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव है कि अगर कोई व्यक्ति दिल्ली से चल के उज्जैन आता है और आप उसको कहें कि हम ओंकारेश्वर आपको सिर्फ 500 रुपए में वहां तक भेज के दर्शन करा देंगे, तो उसको लगता है कि हम 5,000 खर्च करके उज्जैन जा रहे हैं, तो 500 रुपए का पैकेज अगर ओंकारेश्वर का मिल रहा है तो हम ओंकारेश्वर भी हुआ है। इस तरह की पहल टूरिस्ट डिपार्टमेंट को मध्य प्रदेश में करनी होगी। अगर आपको पर्यटन बढ़ाना है तो या तो आपको उसको लॉजिंग में सुविधा देनी होगी, कंसेशन देना होगा, या नए डेस्टिनेशन की तरफ या स्थल की तरफ ले जाने के लिए रियायती और लुभावनी योजना लानी होगी। बिल्कुल। और ये बात इंडस्ट्री में भी लागू होती है कि आप उसको जरूरी नहीं कि इंदौर भोपाल या इंडस्ट्रियल एरिया में जगह दो, उसकी ज़रूरत के मुताबिक अगर वो छोटा इंडस्ट्री है उस इलाके में जगह दे सकते हैं। तो ब्रजेश जी, एक और चीज़ है कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बन रहा है, फ्रेट कॉरिडोर रेलवे ने बना दी है मालगाड़ियों के लिए। मध्य प्रदेश में ड्राई पोर्ट की बहुत संभावना है क्योंकि देश के बीच में हम, और जिस प्रकार से ई कॉमर्स बढ़ गया है आजकल कि मतलब हर दूसरा युवा है वो फ़ोन पे अपने एक कॉमर्स ऐप पर जाता है, अपने लिए सामान बुक कर देता है। और चूँकि देश के मध्य में मध्य प्रदेश, भोपाल इंदौर की हम बात कर लें, तो उसके लिए एक बड़ी संभावना हो सकती है। तो हो सकता है एमओयू में इस पर भी फोकस किया जाए तो एक नई चीज़ मिल जाए। देखिए मनोज जी, इस पर निश्चित तौर पर पहले भी बात हुई, जितनी समिट हुई है कि एक इस तरह से ड्राई पोर्ट बनाया जाए क्योंकि मध्य प्रदेश सेंटर में पड़ता है, उसका फ़ायदा उठाया जाए। ये आज पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस वाली समिट में ऐसी कोई संभावना है, क्योंकि जो बात की जा रही है वो छोटे छोटे उद्योगों की बात की जा रही है। ये बड़े स्तर पर काम करने की जो बात की जा रही थी कि इंदौर के पास ऐसी कोई जगह निर्धारित कर दी जाए, पहले भी हमने देखा एमओयू हुए, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतरे। एक संकट था कनेक्टिविटी का, लेकिन अब हाईवेज का जाल बिछ गया। हम देख छोटे छोटे उद्योग भी यदि इस तरह से निवेश करने वाले आएंगे तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सरकार उनको प्रोत्साहित करेगी कि छोटे छोटे बड़ा वो ना करके छोटे छोटे पोर्ट बनाए जाएं उस तरह से कि आप रख सकते हो सामान। जिस तरह से हम देखते हैं कि वेयर हाउस पे सब्सिडी दी जाती है, अनसब्सिडी दी जाती है, वैसा कुछ एक मुझे लगता है कि पहल करनी चाहिए। जो बात अभी कर रहे थे आप और संदीप जी ने भी कहा कि एक सर्किट बनाने की बात, तो मुझे ध्यान आया मनोज जी, जब बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में तो नीतीश भारद्वाज पर्यटन निगम के अध्यक्ष बनाए गए थे, तब उन्होंने एक सर्किट बनाया था, मैं खुद गया था उसमें, जो भीमबेटका, भोजपुर और सांची को कनेक्ट किया था। बाकायदा एक बस तैयार रखी जाती थी पलास में, जहाँ से कि यदि पर्यटक आएंगे तो वहाँ बैठेंगे, यदि वो सांची जा रहे हैं, सांची के लिए आते हैं विदेशी पर्यटक, तो उनको इन 3 जगह का भ्रमण कराया जाए। वो मैंने अयोध्या में देखा है अभी कि किस तरह से वहाँ पे बसों को मॉडिफाई करके इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि दशरथ की समाधि ले जाया जाए, जो आसपास की जगह हैं, जिस तरह से वहाँ पे राम से जुड़ी हुई जो तीर्थ स्थल हैं, वहाँ भी किस तरह से लोगों को पहुँचाया जाए। अभी एक सिर्फ ये कि राम जी के दर्शन करने जा रहा है, रामलला के दर्शन करने जा रहा है, वहाँ आसपास भी कितने पर्यटन स्थल हैं। हाँ, तो ये है कि सुबह आया और वो शाम को चला गया, तो कुछ खर्चा नहीं करेगा, लेकिन अगर वो एक दिन वहाँ पे रुकेगा, क्योंकि वो बाकी के आसपास की जगह भी जो तीर्थ हैं वो भ्रमण करेगा, तो मुझे लगता है कि जो संदीप जी कह रहे हैं मध्य प्रदेश में भी वैसी संभावनाएं बहुत हैं, क्योंकि आपके पास अन्य आर्थिक संसाधन डेवलप करने के कोई और तो है नहीं आपके पास कि भारी भरकम खदानें हो आपके पास, या आपका समुद्र के किनारे राज्य हो
हो तो आप वहाँ से आर्थिक रूप से सक्षम हो सको। तो पर्यटन को, खासकर धार्मिक पर्यटन को बढ़ाकर, चाहे चित्रकूट हो, चाहे हम मैयर की बात कर लें, चाहे सलकनपुर की बात कर लें, जिस तरह से महालोक बनाने की बात की जा रही, इससे एक सरकार को एक तरह से महाकाल लोक के बाद एक सोच आई होगी सरकार की कि इससे भी सरकार संसाधन लेस हो सकता है, आर्थिक रूप से सक्षम हो सकता है और लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। क्या उज्जैन में आज की तारीख में भरपूर रोजगार है लोगों के पास, टैक्सियां ले ली हैं लोगों ने, ऑटो ले लिए, अपने मकान जो है होम स्टे बना दिए। तो ये एक तरह से रोजगार देने का, आप सबको सरकारी रोजगार नहीं दे सकते हो, नौकरी नहीं दे सकते हो, तो मुझे लगता है सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। ये रोजगार का एक बड़ा जरिया बन सकता है। बिल्कुल, और उम्मीद की जा रही है कि शायद डॉक्टर मोहन यादव के दिमाग में भी बात होगी, क्योंकि पहली बार उन्होंने लीग सेट के प्रयास किया है कि बड़े शहर से ले जाकर, भले उनका गृह क्षेत्र उज्जैन, वहाँ समिट करा रहे हैं, और अगर एमओयू से ज़्यादा फोकस इस बात पर है कि सीधे इंडस्ट्री लग जाए तो इससे बेहतर मध्य प्रदेश के हित में कुछ हो नहीं सकता। बहरहाल समय इतना ही था, बहुत धन्यवाद संदीप जी। तो निश्चित तौर पर निवेश क्रांति और मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, क्योंकि अब वो जमाना गया है जब आपके पास कनेक्टिविटी नहीं थी। आज आपके पास एयरपोर्ट्स हैं, रेल मार्ग हैं, इसके साथ ही बड़े सुंदर सुंदर हाईवे हैं। कई सारे हाईवे मध्य प्रदेश से होकर गुजर रहे हैं और कई सारे बनने की प्रक्रिया में हैं। और ये ऐसी एक चीज़ है कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़रूरी होती है, क्योंकि उसको बिजली चाहिए, उसको एयर कनेक्टिविटी चाहिए, उसको सड़क कनेक्टिविटी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण जो इंडस्ट्री के लिए होता है कि उसके लिए एक ऐसा माहौल चाहिए जहाँ गुंडागर्दी नहीं हो, जहाँ शांतिपूर्ण माहौल हो, और उन सब चीज़ों पर मध्य प्रदेश खरा उतरता है। और ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव जो व्यक्तिगत रूप से जो प्रयास कर रहे हैं इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, वो कितना रंग लाएंगे इस पर भी हमारी नज़र होगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।